हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स जारी कर दिए हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सीबीएसई के सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन। पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके एक एक सॉल्यूशंस मैंने निकाल लिए हैं और मैं आपके लिए लाया हूं एक ही पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस और आंसर्स साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न रहेगा और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और हमें कितना लाइन लिखना है या कितनी कितनी वर्ड्स लिखने हैं हमको उस क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस देखते हैं जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेंगे। जो हमारा थ्योरी है वो 70 मार्क्स का रहेगा और 30 हमारे प्रैक्टिकल्स रहेंगे। टाइम हमारा है 30 आवर्स जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है दिस पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। ठीक है, हमारा 2 पार्ट में हमारा पेपर आएगा। बोथ पार्ट ए एंड बी है चॉइसेस। ठीक है, दोनों में हमारे पास क्या रहेंगी, चॉइसेस रहेंगी। ठीक है, तो हमको चॉइसेस मिलेंगी पार्ट ए और बी में। पार्ट ए हैज 2 सेक्शन और पार्ट ए में भी कितने सेक्शन रहेंगे, 2 सेक्शन। द फर्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और 1 लाइन। तो पहला है हमारा क्या रहेगा, हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको या तो एक शब्द या एक लाइन में हमें आंसर लिखना रहेगा। दूसरा सेक्शन होता है पार्ट ए का दूसरा सेक्शन रहेगा, उसमें क्या होगा, हैज 2 केस स्टडीज क्वेश्चन। ईच केस स्टडी हैज 4 केस बेस्ड सब पार्ट एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। ठीक है, क्या रहेगा, एक हमको केस स्टडी रहेगी और उससे रिलेटेड हमको क्या देंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। ठीक है, जो 5 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 5 रहेंगे। हमको केस स्टडी दी रहेगी हमारे पास सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से हमको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। और पार्ट बी भी हमारा कितने पार्ट्स का रहेगा, 3 सेक्शन का, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जिसमें सेक्शन 1 में रहेंगे हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। सेक्शन 2 में रहेंगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के रहेंगे हर एक क्वेश्चन। और सेक्शन 3 में रहेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि रहेंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ जो कि है पार्ट ए से चालू। इसमें सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 21। ठीक है, मतलब हमको कोई भी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 में। बट हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। चालू करने से पहले अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। अभी मैं एक्सप्लेन थोड़ा कम करूंगा क्योंकि बहुत से चैप्टर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखे हैं, आपका सिलेबस ही नहीं हुआ है। तो मैं यदि आपको उस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा तो आपको उतना समझ में नहीं आने वाला है। तो बेहतर होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं हर एक पूरे के पूरे चैप्टर्स, क्योंकि अभी हम 11th पढ़ रहे हैं और 12th के भी वीडियोस डले हुए हैं, तो जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे तो मैं इन क्वेश्चंस को स्पेशली डीप में वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट में पूछा गया है ट्रू और फॉल्स बताना है हमको सिर्फ। अ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर ऑफ कंटेंट। जी हाँ, ये कैसा होगा, ट्रू। अब कॉपीराइट हमें मालूम है कि यदि किसी ने कोई चीज बनाई है तो उसके पास उस चीज का ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है, उसको कॉपीराइट। ठीक है, यानी कि कोई और उसकी चीजें चुराता है तो वह क्या बोल सकता है कि इसने मेरी चीज चुराई है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि कोई दूसरा बंदा आपकी चीजों को, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब वाली, तो इस वीडियो को कोई डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल देगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये मेरी वीडियो है, इसलिए मेरे पास क्या रहेगा, इसका कॉपीराइट रहेगा हमेशा, क्योंकि ये मैंने बनाई है तो मुझे ऑटोमेटिकली इसका कॉपीराइट मिल जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, आंसर ट्रू है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है एग्जाम में, ट्रू। सेकंड क्वेश्चन कहता है इनफॉस यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर। तो ये तो सरासर फॉल्स है, क्योंकि फॉस मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। ठीक है, फॉस का फुल फॉर्म होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्या पता फॉस का फुल फॉर्म आ जाए कहीं पे फिलिंग द ब्लैंक्स बना के, क्योंकि ये यदि टॉपिक उठाया उन्होंने तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो फ्री ओपन सोर्स मतलब उनका सोर्स हमको मिलेगा, यानी कि सोर्स कोड हिडन नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा
फॉल्स होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब ये कितने नंबर का, हमारा 1 नंबर का, यानी कि पहला सही करेंगे तो आधा नंबर मिलेगा और दूसरा सही करेंगे तो हाफ मार्क अपने को मिलने वाला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। द कमांड यूज्ड टू गिव हेडिंग टू अ ग्राफ। यदि हमको ग्राफ को हेडिंग देनी है तो कौन सा हमको कमांड देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है हमारा डी, plt डॉट टाइटल। ठीक है, प्लॉट है यहाँ पे plt डॉट टाइटल, यानी कि हमें टाइटल देना रहेगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज रखेंगे? plt लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और टाइटल। ठीक है, टाइटल से ही याद रखना, टाइटल मतलब ही क्या होता है हमारा? हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? टाइटल, क्योंकि हेडिंग या टाइटल कहाँ पे लिखा जाता है? सबसे स्टार्टिंग में। तो हम इस फंक्शन को किस तरीके से याद रखेंगे कि टाइटल वाला ही हमारा हेडिंग लिखने के लिए काम आता है कमांड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 कहता है व्हाट राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, वह पिछला क्वेश्चन भी 1 नंबर का था, सिंगल क्वेश्चन था, तो वो डायरेक्टली 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट राउंड 49.88। अब हमने एसक्यूएल में पढ़ा है कि जो राउंड फंक्शन है वो क्या करता है? कोई भी डेसिमल वैल्यू को क्या करता है? राउंड ऑफ करके हमें दे देता है। तो ए तो है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई राउंड ऑफ हुआ नहीं है। 49.8 ये भी नहीं है क्योंकि ये भी राउंड ऑफ नहीं हुआ। सी राउंड ऑफ हुआ है लेकिन 49.0 किया है इसने, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पीछे राउंड ऑफ किया है। पर ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, कभी भी क्या होता है, यदि पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा बड़ा नंबर है तो वो क्या होगा? अगले नंबर पे राउंड ऑफ होगा। तो 49.88 किधर राउंड ऑफ होगा? 50 पे। तो यही इसका आंसर होगा 50। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें 49.88 को कहां राउंड ऑफ करना है? 50 पे, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। गिवन ए pandas सीरीज कॉल्ड सीक्वेंस, द कमांड विच विल डिस्प्ले फर्स्ट 4 रोज। यदि हमको फर्स्ट 4 रो को डिस्प्ले करना है, ठीक है, सीक्वेंस में एक pandas की सीरीज दी हुई है जिसमें से हमको क्या करना है? फर्स्ट 4 रोज को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रहेगा? तो हमेशा याद रखना है जो हेड्स नाम का तो कोई फंक्शन होता नहीं है, तो हमें हेड्स वाला तो बिल्कुल एलिमिनेट ही कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखो इस फंक्शन में कैपिटल एच लिखा है, तो ये भी ध्यान रखना कि कैपिटल एच फंक्शन कैपिटल नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन में सीक्वेंसेस डॉट हेड और इसमें क्या लिखा है? 4। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। आपको ये बाकी 3 में कंफ्यूज नहीं होना। हेड्स वाला तो है ही नहीं, ऐसे इसमें लगा, और इसमें ये हेड जो है हमारा कैपिटल से चालू हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सीक्वेंस डॉट हेड। ठीक है, तो ये हेड आपको स्मॉल वाले पे ही टिक लगाना है, जरूरी नहीं है ये फर्स्ट ऑप्शन पे ही रहे, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉल हेड वाला हेड होगा वही होगा और हेड्स वाले सब एलिमिनेट करना है। तो करेक्ट आंसर है ए, सीक्वेंस डॉट हेड और ब्रैकेट में लिखा रहेगा 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2। हमको S1 और S2 दिए हुआ है, हमें क्या बताना है? राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। S1 और S2 का क्या करना है? हमको सम निकालना। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे? प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे S1 प्लस S2, तो वह दोनों जुड़ के हमको मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट आते हैं यूजिंग पाइथन मैटप्लॉट लाइब्रेरी, सॉरी क्या लिखा? यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है वो। ब्लैंक कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फाइल इनटू ईच इंटरवल। हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी वैल्यू एक इंटरवल में फॉल हो रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? द करेक्ट आंसर इज हिस्टोग्राम। तो आपको हिस्टोग्राम लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, to prevent unauthorized access to and from the network, a system as blank can be implemented by hardware or software। ठीक है, यानी कि कोई बाहर का बंदा हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके या हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके या फिर अनऑथराइज तरीके के हमारी चीजों को इस्तेमाल ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक सिस्टम। तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? फायरवॉल। फायरवॉल मतलब आग की दीवार। अब आग की दीवार कैसे उसका नाम पड़ा? जैसे मालूम है पिछले जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जब कोई आक्रमण करता था दूसरे देश का लोग, तो क्या करते थे? वो आग लगा देते थे क्या बोलते हैं भुसे में, और आग के गोले फेंक देते थे दरवाजे के ऊपर। शायद आपने वो पिक्चर देखी होगी बाहुबली में देखा था, जब वो भागने लगा था तो क्या किया था? आग लगा के और दरवाजे पे गिरा दिए थे सारे। तो क्या हुआ? उससे जो बंदा था वो भाग ना पाए। तो सेम, जो बाहर का बंदा है अंदर ना पाए, अंदर का बंदा बाहर ना जा पाए, इस तरीके की चीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फायर वॉल, यानी कि आग की दीवार। तो आप इसको इससे याद रखिएगा कि प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई गलती से भी चोरी से अंदर ना घुस जाए या अंदर से
बाहर ना चला जाए, तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फायरबॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। होप ये आपको याद रहेगा, बाहुबली पिक्चर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 8th, इन अ डेटा फ्रेम एक्सिस 1 रिप्रेजेंट द ब्लैंक एलिमेंट। ठीक है, एक्सिस होते हैं हमारे पास 0 एक्सिस और एक्सिस इक्वल टू 0 और एक्सिस इक्वल टू 1। तो एक्सिस इक्वल टू 0 हमारा क्या होता है, रो, और हमें याद रखना है कि एक्सिस इक्वल टू 1 हमेशा रहेगा हमारा कॉलम एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपको रखना है याद, 1 मतलब कॉलम। देखिए 1 कैसा लिखा हुआ है, ऐसे खड़े में, तो याद रखिएगा ऐसे खड़े में क्या रहता है, कॉलम रहता है, तो आपको क्या लिखना है उसमें, कॉलम। ठीक है, और रोज में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सिस 0 आएगा तो आपको रो लिखना है। ठीक है, रो में ओ बन रहा है, मुंह से ओ बन रहा है, तो क्या याद रखना, रो मतलब कि 0 के लिए ओ, और कॉलम मतलब 1 मतलब खड़े में बन रहता है, 1 ऐसा लिखते हैं ना अपन सीधा, मतलब ये किस लिए होगा, कॉलम एलिमेंट। ठीक है, हमेशा याद रखना, ट्रिक से याद रखोगे तो कभी भी कोई भी एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा, ना ही कोई आंसर गलत होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी हमने डिफरेंट टाइप की पढ़ रखी है, इस चैनल पे भी पूरे के पूरे वीडियोस डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं नेटवर्किंग के। तो कौन सी एक टोपोलॉजी नहीं है, स्टार, मैश, ट्री और बस तो होती है, बट बग नहीं होती। बग क्या होता है, बग मतलब एरर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा बग, क्योंकि बग मतलब होता है एक एरर। ठीक है, इसलिए बग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। बाकी स्टार, मैश, ट्री, बस तो हमने पढ़ी है। ठीक है, और एक हाइब्रिड भी पढ़ रखा है, तो बग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब आते हैं 10th पे, फॉर वेब पेजेस वेयर इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रिक्वेंटली, फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइसेस, वेदर इंफॉर्मेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू एडवाइस। ठीक है, यदि हमको ऐसी कोई वेब पेज बनाना है जिसमें चीजें बदलती रहती, चेंज होती रहती है, किस चीज के लिए, जैसे शेयर मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है तो उसके नंबर बदलते रहते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा, तो वो क्या होगी, चेंज होते रहते हैं। अपन को ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है जिसमें क्रिकेट का लाइव स्कोर चल रहा है, तो उसके लिए हमको क्या एडवाइस दी जाती है, किस तरीके के पेज चाहिए, स्टैटिक वेब पेजेस या फिर डायनेमिक वेब पेजेस। ठीक है, तो सीधी बात है, स्टैटिक वेब पेजेस अपन वहां यूज करते हैं जहां पे चीजें चेंज नहीं होती। ठीक है, हमेशा स्टैटिक बनी रहती है, तो वो कौन से पेजेस रहते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस। ठीक है, लेकिन हमें किस तरीके की चाहिए, चेंजिंग, जैसे कि अपन फेसबुक चलाते हैं, सभी लोग चलाते होंगे मुझे मालूम है, तो क्या होता है, एक बार रिफ्रेश किया, दूसरे की पोस्ट आ गई, दूसरी बार रिफ्रेश किया, कोई दूसरे फ्रेंड की फोटोस आ गई, वीडियोस आ गई, तो जितने बार रिफ्रेश करते जाते हैं या नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनकी पोस्ट दिखती जाती है, चेंज होती रहती है, मतलब कि वह पेज हर पल चेंज होता रहता है। तो वैसा पेज क्या कहलाता है, हमारा डायनेमिक पेज। तो हम जब भी इस तरीके की चीज करना रहेगा जहां पे पेज की चीजें अपने आप चेंज होती रहती है, वैसे की वैसी नहीं रहती है, उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस। और इसी का क्वेश्चन घुमा के दे दिया यदि एग्जाम में कि ऐसा पेज बनाना है जिसकी चीजें चेंज नहीं होती, जैसे कि कोई बुक है, यहाँ पे अपन पढ़ाई करते हैं तो रोज रोज बुक थोड़ी चेंज होगी कि लिखी हुई चीजें चेंज जाएगी, तो वैसी चीज के लिए क्या आएगा हमारे पास, स्टैटिक वेब पेज लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कहता है द एवरेज फंक्शन, सॉरी एवीजी फंक्शन इन माइस्क्यूएल इज एग्जांपल ऑफ। ठीक है, हमको एवरेज निकालना रहता है, एवीजी फंक्शन है, क्या करता है, एवरेज निकालना रहता है। तो हम ये किस तरीके का फंक्शन है, मैथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, डेट फंक्शन नहीं है, इसको किस तरीके का फंक्शन कहा जाता है, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पे लगाया जाता है एक साथ। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं और फिर डिवाइडेड बाय उतनी चीजों से हम डिवाइड करते हैं, मतलब कि हम बहुत सारे डेटा पे इकट्ठा इस फंक्शन को लगा के क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एवरेज फंक्शन कैसा है, फंक्शन होता है एग्रीगेट फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीगेट फंक्शन। मैथ फंक्शन मत लिख के आना, क्योंकि कुछ लोग मैथ से कंफ्यूज हो सकते हैं। मैथ वाले हमारे कौन से रहते हैं, साइन, कॉस, ठीक है, सम, तो सॉरी साइन, कॉस और अलग अलग जो फंक्शन रहते हैं निकालने के लिए, tan, ठीक है, तो ये सारे कुछ कौन से रहते हैं, मैथ फंक्शन रहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, साइन, कॉस, tan सिंगल वैल्यू पे या पैरामीटर में कुछ वैल्यू देते हैं तो उनको निकाल के दे देते हैं। लेकिन एग्रीगेट क्या होते हैं, बहुत सारे वैल्यू। तो एवरेज मालूम है हमको, एवरेज एक जन का निकलता नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा होंगे तभी हम एवरेज निकाल पाते। इसलिए किस तरीके का फंक्शन है ये, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, याद रहेगा, ए फॉर एवरेज और ए फॉर एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12 पे। The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own is known as plagiarism। ठीक है, यदि कोई अपनी चीज चुरा लेगा और वह अपनी आपकी बताने लगेगा तो इस चीज को क्या कहा जाता है, प्लेगरिज्म। जैसे कि आप ये YouTube वीडियो चुरा के डाउनलोड करके यदि अपने चैनल पर डाल दोगे तो ये क्या कहलाएगा, प्लेगरिज्म। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को चुरा के डालना नहीं, क्योंकि मैं कॉपीराइट मार दूंगा और चैनल बंद हो सकता है आपका।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन पांडास द फंक्शन यूज्ड टू चेक फॉर नल वैल्यूज इन अ डेटा फ्रेम इज। हमें एक फंक्शन बताना है जिसकी हेल्प से हम नल वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि उस डेटा फ्रेम में कोई वैल्यू है ही नहीं। तो वो चेक किससे करते हैं हम? इज नल। किससे करते हैं? इज नल, मतलब क्या वो नल है या नहीं है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इज नल। तो इसमें हमको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, इज नल। ठीक है, सेम ऐसा ही लिखना, कैपिटल आई भी मत बनाना, कैपिटल एन भी नहीं लिखाना। इज और नल दोनों के दोनों स्मॉल में लिखे जाएंगे और ये ब्रैकेट लगाना है जो कि है फंक्शन का ब्रैकेट। ठीक है, तो एज इट लिख के आना आपको एग्जाम में, नहीं तो एक की जगह आधा मार्क मिलेगा। 14 I can keep sign in, I can remember you site preference, I can give you locally relevant content, who I am। ठीक है, ये कुछ पहली पूछ ली है आपसे। तो इन सब चीजों को करने के लिए हमें बेसिकली क्या जरूरत पड़ती है? कुकीज पे। जब भी आप देखा होगा वेबसाइट पे जाते हैं कोई सी, तो वेबसाइट पे पूछता है डू यू वांट टू सेव कुकीज, डू यू वांट टू ये, डू यू वांट टू सेव पासवर्ड। ठीक है, तो वो सब, डू यू वांट टू रिमेंबर पासवर्ड, तो वो सब चीजें किससे होती है? कुकीज से। अपन जैसे ही यस करते हैं तो वो उसकी पूरी डिटेल्स इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक हमारे कंप्यूटर पे लोकली सेव कर देता है वो सारे डिटेल्स को, ताकि हमें बार बार पासवर्ड डालना नहीं पड़े। ठीक है, तो बार बार साइन इन नहीं करना पड़े। तो वही जो चीज जो हमारी लोकली हमारे सिस्टम पे स्टोर हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? कुकीज। तो इसी चीज के लिए हम ये सब करते हैं। तो हु आई एम कुकीज। तो कुकीज ही होती है जिसकी वजह से हम ये सब चीजें कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही यस करते हैं तो पूरी पूरी हमारी इंफॉर्मेशन लोकली हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पे सेव हो जाती है और हमें बार बार फिर पासवर्ड या हमारी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Which amongst the following is not an example of browser। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक ब्राउजर का एग्जांपल नहीं है। क्रोम, सबको पता है क्रोम इज ए ब्राउजर। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है। अवास्ट, ठीक है, अब एज और अवास्ट में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एज तो सुना नहीं है लोगों ने ज्यादा। तो अवास्ट सबको मालूम है कि अवास्ट एक क्या है? एंटीवायरस। ठीक है, याद रखना, ए फॉर अवास्ट और ए फॉर एंटीवायरस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो अवास्ट एक तरीके का क्या है? एंटीवायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अवास्ट। ठीक है, तो अवास्ट एक ब्राउजर नहीं होता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। अ मेल और मैसेज सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली विदाउट देयर कंसेंट इज कॉल्ड। ठीक है, लोग के पास दिन भर मैसेज आते रहते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, 15% डिस्काउंट, कोई अकाउंट के नहीं, कोई किसी की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, फेसबुक पे मैसेज आते रहते हैं, इकट्ठे की लॉटरी मिल गई। ये सब चीजें क्या कहलाती है? हमारी जिनको चाहिए नहीं उनको भी भेजते रहते हैं जो ईमेल्स, तो वो इस ईमेल्स क्या कहलाते हैं? स्पैम। आप अपने ईमेल में भी जाके देख सकते हैं कि स्पैम नाम का फोल्डर रहता है जहां इस तरीके के सारे मैसेज भरे पड़े रहते हैं। तो यही मैसेज को क्या कहा जाता है? स्पैम। जो लोगों को बिना किसी उसके क्या करते हैं? भेजने लगते हैं लोग, उसे क्या कहा जाता है? स्पैम। मतलब लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा भेज देते हैं, वो सेंड कर देते हैं, तो लाखों लोगों को एक साथ पहुंच जाता है वही ईमेल और लोगों के इनबॉक्स में पहुंच जाता है या स्पैम फोल्डर में पहुंच जाता है। तो ऐसे मैसेज को क्या कहा जाता है या ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे वन ऑफ द मेजर एशियन कंट्री जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 मिलियन टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर ईयर। ओनली 1.5% ऑफ द टोटल ई वेस्ट गेट्स रिसाइकल्ड, सजेस्ट ए मेथड टू मैनेज ई वेस्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो पूरे दुनिया का एक सर्वे किया गया जिसमें क्या पता चला है कि जो एशिया है, एशियन कंट्री, उसमें 2 मिलियन टन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हर साल पैदा होता है और उसमें से सिर्फ 1% यानी कि 1.5% जो टोटल वेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल, मतलब उसको पिघला के गला के फिर से एक नई चीज बना सकते हैं और बाकी का बाकी ऐसा पूरा कूड़ेदान की तरह पड़ा रहता है। तो हमें क्या बताना है? सजेस्ट ए मेथड टू मैनेज ई वेस्ट। हमको बताना है कि इस चीज को बचाव करने के लिए हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए। तो आंसर में है बाय एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें जो क्या हो, आसानी से डिकम्पोज हो जाए या रिसाइकिल हो सके, ऐसी ही चीजें खरीदें। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रहा है? डोनेट यूज इलेक्ट्रॉनिक्स टू सोशल प्रोग्राम्स। ठीक है, अब जैसे अपना कीबोर्ड खराब हो जाता है या नहीं भी होता है, अपन नया खरीद लाते हैं, तो वो जो पुराना पड़ा रहता है उसको क्या करते हैं? कबाड़ में फेंक देते हैं। अरे मेरे पास नया मोबाइल आ गया, फेंक दो इसको, कबाड़ में फेंक दिया, हर कुछ भी। तो क्या करो, उनको क्या करो? सोशल प्रोग्राम्स में दो, दोस्तों को बांट दो या कोई गरीब है उसको दे दो। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन कि जो हमारे पास चीजें जो हमारी यूज की नहीं है, ठीक है, हमारा मोबाइल खराब हो गया, एक आध बटन खराब थी उसकी, तो हमने नया मोबाइल खरीद लिया, एंड्रॉइड मोबाइल खरीद लिया, पापा से बोल के कि ऑनलाइन स्टडी करेंगे और पबजी खेलने लग गए। ठीक है,
लेकिन जो अपने कबाड़ में फेंकने की वजह जो मोबाइल अपना खराब हो गया था, थोड़ा बहुत स्क्रीन क्रैक थी, तो क्या करो उसको किसी फ्रेंड को दे दो या जो जरूरतमंद है उसको दे दो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, रीयूज और रिफर्निश इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद क्या कर सकते हैं, जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं खराब हो गए उनको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, जो हमना वेस्ट हो गया है, मान लो कि कुछ चीज खराब हो गई हमारी, तो उसको क्या करो, सुधरवा के ले आओ। ये नहीं कि कबाड़ में फेंक दिया। यदि वो आसानी से सुधर रहा है कि स्क्रीन रिप्लेसमेंट हो रही है हमारे मोबाइल की 500-600 रुपए में, तो हो सके तो आप क्या करो, नई स्क्रीन लगवा लो और उसी को यूज करो। या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स लो जो फर्बिश्ड होते हैं। ठीक है, आजकल देखा होगा अमेज़न वगैरह पे फिर से सुधारे हुए चीजें बिकती है, तो आप वहां से भी चीजों को ले सकते हैं। इसके बाद रिसाइकलिंग ई वेस्ट, और एक और मेथड क्या है हमारी लास्ट, रिसाइकलिंग। जो भी चीज खराब हो गई है उनको क्या करो, रिसाइकिल कर लो। तो ये 4 तरीके हैं जो हम इसमें लिखेंगे। 4 नहीं भी हो रहे हो तो आप 2 तो जरूर अच्छे से लिख के आइए, क्योंकि ये 1 नंबर का, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 4 पॉइंट्स लिखना इतना जरूरी होगा। ठीक है, फिर भी चारों याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्या पता ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं हमारे पास 14, 15, 16, 17 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द ब्लैंक कमांड कैन बी यूज्ड टू मेक चेंजेस इन द रोज ऑफ अ एसक्यूएल इन टेबल। यानी कि एक टेबल में हमारा डेटा रखा है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, यदि आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि हम जो हमारा डेटा है डेटाबेस में किस में रखते हैं, रोज या कॉलम में। तो हमें यदि रोज में कोई भी चेंज करना है, यदि रोज में किसी का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, फोन नंबर लिखा है, ठीक है, रो वाइज, तो यदि हमको चेंज करना है किसी का नाम, तो हम कैसे कर सकते हैं, अपडेट कमांड से। ठीक है, अपडेट कमांड से हम क्या सकते हैं, जो पुरानी चीज है उसको नया कर सकते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे, पुरानी चीज को नया करना है या चेंज करना है, तो मालूम है सीधे सीधे कि जब भी अपने मोबाइल पे अपडेट आता है या पबजी खेलते हैं तो नया अपडेट आता है, तो नई नई थीम्स आ जाती है। ठीक है, और नए नए क्या क्या बोलते हैं उनको, लड़ने की जगह नई हो जाती है, कुछ कुछ नई गन्स आ जाती हैं। तो क्या होता है, अपडेट मतलब कि चेंजेस। हमारे पास जो ऑलरेडी कोड है या कोई भी वैल्यूज है उनको चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। और हटाना है तो क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, यानी कि टेबल में चीजें डालना है तो इंसर्ट करते हैं, टेबल से चीजें हटाना है तो डिलीट करते हैं, और टेबल की चीजें को चेंज करना है तो क्या करते हैं, अपडेट। तो सीधी बात है, टेबल्स में ही रो होती है, तो रो को चेंज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राइट द एसक्यूएल कमांड दैट विल डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। हमें करंट डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए कौन सी एसक्यूएल कमांड है, तो क्या यूज करेंगे हम, सिलेक्ट नाउ। एक नाउ फंक्शन होता है, जिस नाउ फंक्शन को लिखते ही वह हमारी करंट डेट और टाइम को क्या करता है, उठा के डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसको हम चला के देखेंगे जब हम एसक्यूएल की प्रैक्टिस करेंगे। तो डायरेक्टली ये लिखेंगे तो डेट टाइम क्या आ जाता है, आवर आवर, मिनट मिनट, आवर आवर, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हमको पूरा डेट मिल जाएगा, सॉरी टाइम मिल जाएगा, और साथ में डेट भी रहेगा। पहले डेट लिखा रहेगा, फिर पूरी की पूरी पीछे टाइम लिखा रहेगा कि कितना टाइम है एक बड़े से वैल्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ब्लैंक नेटवर्क डिवाइस इज यूज एज इंटेलिजेंट हब। ठीक है, एक हब, किसको इंटेलिजेंट हब कहा जाता है, कौन से नेटवर्क डिवाइस को, स्विच। ठीक है, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनी है, आप देख सकते हैं। स्विच को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हब अपन ने पहले तो हब बता दूं कि हब क्या होता है, जहां सारे जो एक सेंट्रल पॉइंट रहता है जहां पे हम सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा हब। ठीक है, इट इज ए सेंट्रल पॉइंट्स वेयर ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स और वायर्स। अब वो हब, ऐसा हब जो इंटेलिजेंट कहलाता है, मतलब वो जोड़ भी सकता है और भी सारे काम करता है, उसे कैसा कहते हैं, वो कौन सा डिवाइस कहलाता है, इंटेलिजेंट हब। तो ऐसा कौन सा हब होता है जिसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, स्विच। अब स्विच को क्यों इंटेलिजेंट बोलते हैं, वो क्या क्या बहुत सारे काम करता है। यानी कि ये स्विच पे यदि कोई पैकेट आता है तो वह उसका एड्रेस देख के उस कंप्यूटर जिसके लिए वो आया है उसको भेज देता है, इसलिए वो कैसा है, इंटेलिजेंट। इतना दिमागदार है कि जो भी चीज या पैकेट या डेटा उसके पास पहुंचता है स्विच के पास, वह देखता है उसका एड्रेस और उस एड्रेस को देख के वह उस कंप्यूटर को भेज देता है जिसके लिए वह पैकेट या डेटा आया है। इसलिए स्विच कैसा है, इंटेलिजेंट हब है, दिमागदार हब है। ठीक है, आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। रिसीविंग इनरेलेवेंट एंड अनवांटेड ईमेल्स रिपीटेडली इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था पीछे कि जो अपने काम की चीज नहीं है, हर कुछ जो ईमेल हमारे ईमेल पे आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्पैम या फिर
स्पैमिंग बोलते हैं। ठीक है, हर दिन आते रहते हैं बहुत सारे ईमेल्स कि यहाँ नौकरी लग गई, इसमें नौकरी कर लो, ये ज्वाइन आओ, ये नौकरी मिलेगी, ठीक है, ये पोस्ट खुली है, यहाँ ज्वाइन कर लो, ठीक है, या लॉटरी लग गई। ऐसी बहुत सारे ईमेल्स हमारे लैपटॉप पे या ईमेल्स पे आते रहते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, हमारे स्पैम या स्पैमिंग। चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन 2 में। अब तक के क्वेश्चन थे 21 जो से 1 नंबर के थे, इसमें से हमें मात्र 15 सॉल्व करने थे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 में। इसमें क्या कहता है, बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर 22 and 23 आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। यानी कि 22 और 23 दोनों करने हैं, लेकिन जो 5 क्वेश्चन है उनमें से सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम डीएफ एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू 5th। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ आंसर दिखा दूंगा, क्योंकि डेटा फ्रेम वाली अपनी यूनिट नहीं पढ़ी है, तो जब पढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन को उठाऊंगा और इसी को पूरा एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, रोल नंबर, नेम, UT1, UT2, UT3, UT4। अब हमको इसमें क्या बताना है, राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव यू द फॉलोइंग आउटपुट। हमको बताना है कि यदि इस तरीके का आउटपुट है तो उसके लिए कौन सी कमांड लगेगी। तो देखो 4 ऑप्शन दिए हो गए, बिल्कुल आप चाहो तो इसको रट लो। यदि आपको बिल्कुल कोडिंग पसंद नहीं है, बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं घुसता है, तो बिल्कुल दिमाग लगा के घुसा लो, क्या इसके साथ यही का यही क्वेश्चन आ जाए। तो हमें बताना है कि इस तरीके का हमको आउटपुट चाहिए, तो क्या चाहिए, प्रिंट df.max इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमको क्या करना है, इस तरीके का आउटपुट चाहिए। ठीक है, कि जो भी हमारा डेटा फ्रेम है उसमें से एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम डॉट मैक्स फंक्शन, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैक्सिमम वाले यहाँ पे आ गए, देखो सबके 24 24 24, तो सब में से हमको, सब में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा थी, 24 थी, इसलिए हमको 24 24 मिल गई। ठीक है, यूनिट टेस्ट में सबको सबसे ज्यादा नंबर कौन से मिले हैं, 24। ठीक है, और किसको मिले हैं, 6 को। तो इस तरीके से इसने क्या दे दिया है, पूरी तरह का आउटपुट। तो क्या याद रखना है, इसमें भी देखो कितनी गलती है, df.max, मैक्स अकेला नहीं लिखा जाता, फंक्शन के साथ लिखा जाता, तो ये तो है ही नहीं। df.max एक्सेस 1, ठीक है, 1 है तो कॉलम देगा, ये भी एक्सेस 1 है मतलब कॉलम देगा, तो सही आंसर क्या है, df.max, यानी कि वो सब कुछ चेक करेगा और करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट पे आते हैं 19। नेक्स्ट है, द टीचर नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट विथ रोल नंबर 4 नंबर जिसका रोल नंबर है उसके मार्क्स पता करना है टीचर को। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, वही वाला हमारा जो ये टेबल दी हुई है उसमें से ही डेटा फ्रेम उसी में से हमको बताना है। तो सीधे सीधे हमको क्या लिखना है, आंसर ए। ठीक है, ये कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ठीक है, पहले तो याद रखना कि ये df इक्वल टू df और df रोल नंबर इक्वल टू 4, यानी कि जिसका रोल नंबर 4 है वह हमको मिल जाए डेटा। इसलिए हमने क्या किया, फिर डेटा फ्रेम 1 को प्रिंट कर लिया, क्योंकि जो इसकी पूरी वैल्यू आएगी वो df1 में आ जाएगी और df1 को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बाकी में देखिए अलग है, रोल नंबर को उसमें इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिया, इसमें कुछ कुछ एरर्स आएंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, df1 इक्वल टू df डॉट रोल नंबर इक्वल टू 4। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमको जो सेकंड है उसमें क्या लिख के आना है, आंसर नंबर 4। ठीक है, क्या लिखना है, आंसर नंबर 4 या सॉरी आंसर नंबर ए या डी, यानी कि दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें ए भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statement give the exact number of values in each column of the data frame। ठीक है, हमको बताना है कि exact number of values कौन सा डेटा फ्रेम देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इसके भी 2 करेक्ट आंसर है, बोथ फर्स्ट यानी कि फर्स्ट से भी मिल जाएगा हमको और किससे मिल जाएगा, सेकंड से भी। ठीक है, तो एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। df.count उसके अंदर कुछ नहीं देंगे तो भी वही आंसर देगा, और df.count करेंगे प्रिंट में और 0 डाल देंगे तो भी हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम हमको
मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम, एक कॉलम में कितने नंबर्स हैं वह हमको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना काउंट है और फंक्शन भी बना हुआ है, वही ऑप्शन इसके करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि काउंट फंक्शन काउंट करके दे देता है कॉलम की सारी वैल्यूज। फोर्थ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द कॉमन कॉलम लेवल ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, हमको कॉलम पता करने हैं तो कौन से ऑप्शंस रहेगा, प्रिंट df डॉट कॉलम। ठीक है, हम ये फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, कॉलम के लेवल पता चल जाएंगे। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा द क्लास टीचर वांट्स टू ऐड ए न्यू कॉलम द सोर्स ऑफ ग्रेड विद वैल्यूज ए बी ए। ठीक है, वो जो हमारे पास जो पूरी की पूरी टेबल थी उसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसमें वह ग्रेड लिखना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अपन लिस्ट में जोड़ते थे या डिक्शनरी में जोड़ते थे चीजें, सेम वैसे डीएफ और साथ में लिख देंगे ग्रेड और यहाँ पे ये वैल्यूज दे देंगे, तो ये हमारी जो वैल्यूज है वो एक और कॉलम बन के आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी को इसमें टिक लगा दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो। ठीक है, क्या कहता है कि एक टेबल दी गई है इस तरीके की और अब हमें बताना है कि इस टेबल के हिसाब से आउटपुट बताना है। तो स्टेट द कमांड दैट विल गिव आउटपुट एस, हमको यदि ये आउटपुट चाहिए तो किस तरीके की कमांड हमें लिखनी होगी। तो हमें मालूम है कि सिर्फ नेम, यहाँ पे नेम वाला ही कॉलम आ रहा है तो सिलेक्ट नेम लिखा होना चाहिए, तो सिलेक्ट नेम तो सभी में लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास 11th एंड क्लास 12। ठीक है, जहां पे क्लास 11th या 12th है वहां पे वो वाले कॉलम उठा के ले आओ। तो यहाँ पे देखो क्लास 11th और 12th के बच्चे आ रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे देखो बोथ 3rd एंड 4th है करेक्ट आंसर। तो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू आगरा और सिटी इक्वल टू मुंबई। ठीक है, हमको सिटी इक्वल टू आगरा और मुंबई वाले चाहिए, तभी ये हमारा आंसर आएगा, और सिटी और आगरा। तो हमें पता करना है कि आनंद, चेतम और गीत और प्रीति को लाना है, तो हमें क्या करना होगा। देखो यहाँ पे अपन जाते हैं वापिस टेबल पे, आनंद, प्रीति, गीत और कौन था, और कौन था, तो जो भी लोग थे वो क्या थे, या तो आगरा के थे गीत और प्रीति, आनंद, चेतन, गीत और प्रीति, ये लोग या तो आगरा के हैं या तो फिर कहाँ के हैं, मुंबई के। इसलिए हमने क्या क्वेरी लिखी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि उन स्टूडेंट के नेम लेके आओ जो या तो सिटी आगरा के हैं और सिटी इक्वल टू मुंबई, या तो जिनकी सिटी आगरा हो या तो मुंबई है। तो ये इतने सारे हमारे को नाम मिल जाएंगे। सेम 4 भी यही करेगा, इसलिए 4 आंसर भी करेक्ट है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन आगरा कॉमा मुंबई, यानी कि इसका मतलब भी वही है कि जिनकी सिटी आगरा है या फिर मुंबई है, जिसकी सिटी में आगरा लिखा है या मुंबई लिखा है उनको लेके आ जाओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 3rd एंड 4th। ठीक है, याद रखना 3rd एंड 4th, जिसमें सिटी वाले हैं, सिटी लिखी हुई है, वो वाले ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। What will be the output of the following command? अब हमको बताना है कि इसका कमांड का आउटपुट क्या होगा। Select star from student where gender equal to F order by marks, यानी कि हमको उस टेबल से सारे के सारे स्टूडेंट उठा के लाना है जिनका जेंडर कितना होगा, जिनकी जेंडर क्या होगा, फीमेल, और ऑर्डर बाय मार्क्स, यानी कि ऑर्डर जो मार्क्स के हिसाब से जमे होंगे। ऑर्डर बाय मार्क्स लिखा मतलब सबसे छोटा मार्क्स सबसे पहले, जिसके बाद सबसे कम मार्क्स हैं वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद वाला फिर आएगा, फिर सबसे बड़ा मार्क्स कम आएगा, लास्ट में आएगा। तो इसमें दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं ए वाले ऑप्शन में, तो देखो ऊपर नीचे जमे हुए हैं, 492 पहले आ गया लेकिन 470 बाद में, मतलब ये लाइन से नहीं जमे हुए हैं। सेकंड बी ऑप्शन में देखो 256, 324, 470 और 492 लाइन से जमे हुए हैं, और जेंडर भी क्या है सबके फीमेल, इसलिए ये बी कैसा है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया समझ में कि जेंडर फीमेल हो और मार्क्स क्या हो, अरेंज हो, ऑर्डर बाय मार्क्स जमे हो, मतलब लाइन वाइज जमे हो बढ़ते क्रम में, तो ऐसा ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर है हमारा बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डी वाला भी ऊपर नीचे जमे हुए हैं, देखो 492 ज्यादा है इसलिए ये नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्राची हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है,
उसको हाईएस्ट मार्क पता करने थे, तो उसने ये कमांड लिखी, सिलेक्ट मैक्स मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास। ठीक है, क्लास से क्लास वाइज ग्रुप हो और सिलेक्ट मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स उसको पता करने थे। उसने मैक्स फंक्शन लगाया, उसमें मार्क्स नाम का कॉलम उसने दे दिया। बट सी इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अब बताओ कि कहाँ पे उसने गलती की है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स मार्क फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। ठीक है, उसको क्या लिखना था, सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स मार्क, यानी कि क्लास भी लेके आनी थी और मैक्स मार्क फ्रॉम द स्टूडेंट, फिर क्या आता है उसका डेटा सही आता है। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा उसको, ये सिलेक्ट मैक्स मार्क की जगह सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स मार्क। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ईच जेंडर हु आर इन क्लास 11। ठीक है, क्या करना है, एक कमांड लिखना है जो डिस्प्ले करे एवरेज मार्क्स। ठीक है, और बाय द स्टूडेंट ऑफ ईच जेंडर हु आर इन क्लास 11 के हिसाब से जो जेंडर है, ईच जेंडर, उनके लिए हम मार्क्स हैं। तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे सही। ठीक है, बोथ 2 and 4। 2 में देखो, सिलेक्ट जेंडर कॉमा एवरेज मार्क फ्रॉम द स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर वेयर क्लास इक्वल टू 11। ठीक है, हमको एवरेज मार्क निकालना, जेंडर कॉमा एवरेज मार्क्स उठा के ला रहे हैं हम उस टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट टेबल से, ग्रुप बाय जेंडर किस हिसाब से जमाना है, जेंडर के हिसाब से, जिनकी क्लास क्या है 11। तो सेकंड आंसर ट्रू है। और फोर्थ भी क्या लिखा है, सिलेक्ट जेंडर कॉमा एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग। ठीक है, या तो हैविंग लगा सकते हैं या फिर वेयर, दोनों ही सेम काम करते हैं, इसलिए हैविंग और जो हमारा वेयर है दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। हेल्प रितेश टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट। हमको यंगेस्ट स्टूडेंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़े के लिए सिलेक्ट नेम कॉमा मैक्स डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो सबसे ज्यादा डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा है वह वाला हमको डेटा मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम, उसका नाम, कॉमा मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिसकी मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ है वो वाला डेटा आ जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमको एक सिंगल डेटा मिल जाएगा जिसकी सबसे ज्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी, और जिसकी सबसे ज्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी वही सबसे यंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, पूरा का पूरा हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है हमारा पार्ट बी का सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन, जो कि है 2 मार्क्स का। ठीक है, अब ये पाइथन वाले क्वेश्चन आते हैं जो हमारे सिंपल से कोडिंग वाले हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर्स दिखा देता हूं। कंसीडर ए गिवन सीरीज M1, एक M1 सीरीज दी हो गई, तो क्या बताना है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द सीरीज। हमको एक क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है इस तरीके की, क्या बनाने के लिए, सीरीज बनाने के लिए। तो क्या बताएंगे, इंपोर्ट करना है। ठीक है, पहले तो पांडास को क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा एज pd, और M1 pd डॉट सीरीज लिखना है, ये जो पूरे मार्क्स हैं वह लिख दिए, और फिर इंडेक्स में क्या लिखना है, टर्म 1 कॉमा टर्म 2 टर्म 3 और टर्म 4, ये होगा हमारे इंडेक्स और ये होगा उसकी वैल्यूज या मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो इसका आंसर सही होगा। तो होप अब बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं इस पीडीएफ की जो डाउनलोड वाली लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन केस आप डाउनलोड नहीं कर पाना है तो मुझे आपकी ईमेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको यह पीडीएफ आपको फ्री में भेज दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टी रो फंक्शन। इसके आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने सिलेबस नहीं हुआ है, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा जब अपन ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय में डिफरेंस आया हुआ है। इसके बाद 26 पे आते हैं। कंसीडर द डेसिमल नंबर x विथ वैल्यू, इतनी एक वैल्यू है, राइट कमांड इन SQL 2। अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो अपने को मालूम है कि राउंड ऑफ करने के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था राउंड फंक्शन का यूज होता है, तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट राउंड, और ये डेसिमल वैल्यू कर देंगे तो ये राउंड ऑफ होके मिल जाएगी। ठीक है, तो राउंड ऑफ टू ए होल नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउंड फंक्शन। सेकेंड, राउंड इट टू ए 2 प्लेस बिफोर द डेसिमल। ठीक है, 2 डेसिमल तक ही हम इसको राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट राउंड और इतना करके -2। तो ये क्या होगा, बिफोर द डेसिमल, यानी कि
डेसिमल प्लेस पहले ही इसको राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको आसानी से ये सिंपल सा लिखने पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे 27 पे। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट कॉमा एस अंडरस्कोर अमाउंट। इसके लिए हमको क्या लिखना है, राइट कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द फर्नीचर हैविंग रेंट ग्रेटर देन 250। तो हमको एक क्या लिखना है, कमांड लिखनी है। ठीक है, जो क्या करेगा, जिसका रेंट 250 से ज्यादा है वो पता चल जाए। क्या लिखेंगे, प्रिंट एस अंडरस्कोर अमाउंट, और इसमें क्या लिखेंगे, एस अंडरस्कोर अमाउंट इज ग्रेटर देन 250, मतलब जिसका अमाउंट 250 से ज्यादा है वह प्रिंट हो जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे में क्या लिखा, राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज फर्नीचर। ठीक है, अब हमको बताना है कि जो सीरीज है उसका नाम कैसा हो जाए, फर्नीचर हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, एस अंडरस्कोर अमाउंट डॉट नेम इक्वल टू फर्नीचर। तो इस सीरीज का नाम क्या हो जाएगा, हमारा फर्नीचर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अंजलि राइट्स द फॉलोइंग कमांड्स विद रिस्पेक्ट टू अ टेबल एम्प्लॉय हैविंग एम्प्लॉय फील्ड्स एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और कमीशन। ठीक है, कमांड लिखे अंजलि ने, command 1 and command 2. She gets the output as 4 for the first command but gets output 3 for the second command. Explain the output with justification. तो जब वो पहला कमांड चलाती तो उसको 4 मिलता है और जब दूसरा कमांड चलाती तो उसको 3 मिलता है। तो अपने को बताना है कि क्यों मिलता है। This is because the column commission contains null value and the aggregate function do not take into account the null value. ठीक है, तो क्या करता है, यदि उसमें null value से तो उसको काउंट नहीं करेगा, इसलिए वह क्या दे रहा था, 4 दे रहा है। Thus command 1 returns the total number of record in the table, whereas command 2 returns the total number of non-null values in the column commission. ठीक है, क्या करेगा, कमांड 2 सिर्फ जो नॉन नल वैल्यूज है उसको लेगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, 3 दे रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो काउंट में तो नल वैल्यू को भी काउंट कर देगा, इसलिए 4 आ रहा है, लेकिन जो काउंट फंक्शन है, जो इधर कमीशन है, तो जिसमें वैल्यू नॉट नल है सिर्फ वही वैल्यू आएगी। ठीक है, स्टार मतलब होता है ऑल, मतलब सबको काउंट करो, लेकिन कमीशन मतलब सिर्फ जिसमें वैल्यू है उसी को काउंट करो, इसलिए इसका आउटपुट कितना आ रहा है, 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दी हो गई, राइट कमांड टू डिस्प्ले। हमको डिस्प्ले करना है ऑक्यूपाइड की, प्री ऑक्यूपाइड में से हमको क्या निकालना है, काट के ऑक्यूपाइड। तो हमें मालूम है कि एक सब एसटीआर होता है, जैसे इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब उससे छोटा वाला। ठीक है, और क्या होता है, सब मैनेजर, सब मैनेजर। ठीक है, और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, इंजीनियर, सब इंजीनियर, मतलब उससे कम। इसी तरह यदि हमको एक स्ट्रिंग दी हो गई, स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग निकालना, तो हम क्या यूज करते हैं, एक फंक्शन जिसका नाम है सब एसटीआर। अब कितना निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है, उसको हमको अलग से पैरामीटर में देना रहता है। तो देखो, हमें ऑक्यूपाइड चाहिए, तो ऑक्यूपाइड का ओ कहां से चालू होता है, चौथे नंबर से, 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पे लिखा है हमारा ओ। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सब एसटीआर, यानी कि सब स्ट्रिंग फ्रॉम, कहां से निकालना है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा है प्री ऑक्यूपाइड में से चौथे नंबर से, तो चौथे नंबर से चालू करेगा और लास्ट तक जाएगा, क्योंकि लास्ट का हमने पैरामीटर नहीं दिया। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, सब स्ट्रिंग, जैसा कि मैंने बताया था, सब स्ट्रिंग लिख के भी सेम काम हो जाएगा। या फिर हम इट फंक्शन भी ले सकते हैं, या फिर राइट। और राइट में क्या लिखा है, प्री ऑक्यूपाइड 8, यानी कि क्या करो, राइट से 8 चीजों को, 8 वर्ड्स को ले लो। तो राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि राइट साइड से हम 8 वर्ड लेंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्यूपाइड। तो 1 2 3 4 में से कोई भी एक आंसर लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। चारों के चारों लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर चारों के चारों याद रख लो, क्या पता एग्जाम में इनमें से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए, तभी तो इन्होंने 4 लिख के दिए हैं सीबीएसई वालों ने। ठीक है, तो आ सकता है, तो आपको चारों याद होना चाहिए। अब आता है, हमें चाहिए कप। अब कप निकालना है, तो कप देखो कौन से नंबर चालू होता है, 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर से सी चालू होता है कप का। तो हम क्या लिखेंगे, वही का वही सब एसटीआर फंक्शन, सी कप का सी चालू होता है 6 से, और कितने वर्ड लेने, 3, तो कॉमा लगा के लिखा 3। तो कितने वर्ड ले लिए, सी यू और पी, ऐसे चालू करना है, और 3 शब्द लेने हैं, 1 2 3, तो सी यू पी हमको मिल जाएगा। सेम ये लिखा है सब स्ट्रिंग वाला, और मिड फंक्शन, सब एसटीआर या सब स्ट्रिंग लो, तीनों के तीनों सेम काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग या मिड फंक्शन, तीनों का तीनों सेम काम करते हैं। बी, कंसीडर द सेम स्ट्रिंग। सेम स्ट्रिंग है तो हमको क्या करना है, एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले, एसक्यूएल कमांड लिखनी है, किस चीज के लिए,
द पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग कब इन द स्ट्रिंग। अब हमें बताना है कि ये कब कौन से नंबर पे चालू हो रहा है, ये बता करने के लिए तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट इन str प्री ऑक्युपाइड कॉमा कब। हमको पता करना है कि कब कौन से नंबर पे चालू हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, तो हमको क्या पता चल जाएगा इस फंक्शन से इन str। तो क्या दे देगा 1 2 3 4 5 6, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे को 6 की 6वें नंबर से चालू हो रहा है कब। द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग। फर्स्ट 4 के लिए हमको क्या चाहिए, पहले 4 लेटर चाहिए तो हम क्या लेंगे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट से 4 लेटर चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं लेफ्ट फंक्शन, और राइट से चाहिए रहता, हमें अभी देखा था पीछे के चाहिए रहते तो हमने क्या लिया था राइट फंक्शन लिया था। तो लेफ्ट से 4 चाहिए थे या फर्स्ट से 4 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट, और लास्ट से 4 चाहिए रहेंगे तो हम लिखेंगे राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट लेफ्ट, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना लेफ्ट के बाद, और प्री ऑक्युपाइड कॉमा 4, तो हमको 4 लेक्चर मिल जाएंगे लेफ्ट से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम कॉमा क्लास फ्रेम। एक डेटा फ्रेम दी हुई है, एक क्लास फ्रेम दी हुई है। अब हमें बताना है राइट कमांड्स टू, एक कमांड लिखनी है ऐड ए न्यू कॉलम एक्टिविटी टू द डेटा फ्रेम, ठीक है, हमें एक न्यू एक्टिविटी लिखनी है डेटा फ्रेम में। तो कैसे करते हैं, सीधी बात है, क्या लिखेंगे क्लास फ्रेम, ठीक है, और उसमें लिखेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक्टिविटी, जैसा कि हम डिक्शनरी में भी करते हैं, लिस्ट में भी करते हैं, ठीक है, और सीरीज में भी करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे और साथ में ये पूरी एक्टिविटीज के नाम दे देंगे। तो हमको एक और यहाँ पे रो मिल जाएगी, सॉरी रो मिल रहा हूँ, कॉलम मिल जाएगा जिसका नाम रहेगा एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, याद रखना ऐड ए न्यू रो। अब रो ऐड करनी है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे क्लास फ्लेम डॉट LOC, ठीक है, और ST5 क्या होगा ST5 नाम की हमारी रो जुड़ जाएगी। इसमें बस क्या चेंज करना है क्लास फ्रेम डॉट LOC, क्या लिखेंगे हम LOC, और यहाँ पे हम वैल्यूज दे देंगे तो वो क्या होगी एज ए रो हमारी उसमें ऐड हो जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स टू द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में हमको फुल फॉर्म याद रखना है, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है, जब भी हमें कोई भी मेल को ट्रांसफर करना है या मेल भेजना रहता है किसी को भी या रिसीव करना रहता है, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या पता कि एग्जाम में इसका डेफिनेशन भी आ जाए। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स। नेक्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, दूसरा कौन सा है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज होता है पॉइंट टू पॉइंट, हम डायरेक्टली क्या करते हैं एक्सेस पॉइंट बनाते हैं जिसकी हेल्प से अपन सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होके इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, ब्रॉडबैंड एक्सेस कर पाते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक्सेस कर पाते हैं या इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर पाते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं हाई स्पीड सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, वह क्या कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। हम डायरेक्टली किसी सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब हमारा कंप्यूटर और एक सर्वर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है बाय पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक सिंगल तार से। वह हम किस चीज से कर पाते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है हमारा FTP, ठीक है, इस पूरे प्रोटोकॉल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स। जब भी हमको फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना रहता है तो हम कौन सा यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर D पे, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, जब भी हमें इंटरनेट की हेल्प से कॉलिंग करनी रहती है, जैसे अपन व्हाट्सएप कॉल लगाते हैं, तो वो क्या है हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि बिना सिम का इस्तेमाल किए गए, बिना BSNL, बिना एयरटेल, बिना कोई आइडिया, ना कोई दूसरी सिम का यूज करके इंटरनेट, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से वॉइस कॉल करना या वॉइस मैसेज भेजने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसा कि व्हाट्सएप कॉल करने के लिए हमें किसी प्रकार की सिम की जरूरत नहीं होती है। आते क्वेश्चन नंबर 32 पे, लिस्ट एनी टू हेल्थ हजार्ड रिजल्टेड टू एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो आप बिल्कुल लिख लोगे खुद से कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करने से हमारे पास क्या क्या हेल्थ हजार्ड होते हैं, ठीक है। हम बैठे रहते हैं रात भर मोबाइल चलाते हैं तो हमारी आंखें खराब हो सकती है, हमारी जॉइंट्स खराब हो सकते हैं, ऐसा मोबाइल करते हैं तो ये क्या होते हैं जॉइंट्स क्या हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, कमर खराब हो जाती है। या फिर हम बहुत देर तक हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं तो क्या होगा हमारे कान खराब हो सकते हैं, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है।
आइज खराब हो जाती है, आंखों में गड़ा गड़ा के दिन भर पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देखते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो तुम 2-3 मिनट ही देखते हो, दिन भर पबजी खेलते हैं, रात भर पबजी खेलते हैं, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक ऑनलाइन रहते हो, तो आंखों पे असर होता है। सोते ही नहीं हो रात को 2-2 दिन, तो स्लीपिंग प्रॉब्लम हमारी 4th है। आंखों पे असर तो पड़ता ही है, साथ में स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, ठीक है, रात में बड़बड़ाते रहते हो, इसको मार दो उसको मार दो। तो ये क्या है, सब हेल्थ हजार्ड्स हैं, ठीक है, किसके, टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के आदी होते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को नुकसान दे रहे हैं। तो ये आप तो खुद से लिख सकते हो, आपको मालूम है कि क्या क्या हजार्ड्स आपको होते हैं जब आप पबजी खेलते हो, ठीक है। कमर दुखती है, बैठे रहते हो, फिर आंखें जलन करने लगती है, रात रात भर नींद नहीं आती है, तो वो सारी चीजें लिखनी है। तो हेडफोन लगा के रखते हो, फिर हेडफोन निकालते हो तो मम्मी चिल्लाती है तो सुनाई नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारी चीज आपको इसमें लिखनी है। अब आते हैं 33 नंबर पे। प्रियंका इज यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन टू बुक ए फ्लाइट टिकट। एक प्रियंका नाम की लड़की है, वह टिकट बुक कर रही है इंटरनेट की हेल्प से। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लीविंग अ ट्रेल ऑफ वेब एक्टिविटीज कैरिड बाय हर, ठीक है। एक ये एग्जांपल है कोई एक वेब एक्टिविटी करने का, उसके द्वारा। व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व बाय सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। इस तरीके की एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, और यदि वो टिकट बुक कर रही तो उसको क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज डिजिटल फुटप्रिंट्स। इस तरीके की एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, जो इंटरनेट की हेल्प से फ्लाइट बुक कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, या कुछ भी चीज बुक कर रहे हैं, ठीक है, खाना बुक कर रहे हैं, या कुछ भी चीज इस तरीके की ऑनलाइन कनेक्शन की हेल्प से बुक कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उस एक्टिविटी को डिजिटल फुटप्रिंट्स। और ऐसी चीज करने के लिए क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं ऐसी चीज करने में। इट इंक्लूड वेबसाइट वी विजिट, ईमेल्स वी सेंड, एंड इन्फॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन एक्सेट्रा along with the computer IP address, location and other device specific details such as data could be used for target environment or could also be misused or exploited। अब हमें कुछ भी चीज बुक करते हैं तो हमको वहां क्या क्या देना पड़ता है, नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, ये सारी चीज वो मांगते हैं हमसे। एज मांगते हैं, मतलब कि पूरी पूरी डिटेल मांग लेते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं, फ्लाइट बुक कर देते हैं, ट्रेन बुक। बट इसके हमारे पास रिस्क क्या रहता है, ये डेटा क्या कर सकते हैं वो लोग, लीक कर सकते हैं या किसी और कंपनी को बेच सकते हैं, और वो उस डेटा का क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास दिन भर मेल्स आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, गेट 20% डिस्काउंट ऑन टिकट बुकिंग, गेट कपल टिकट फ्री, ये वो फलाना डिमका। तो ये क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो किसी और के पास जा सकता है, और रिस्क हो सकता है कि डिफरेंट टाइप से मिसयूज हो सकते हैं। उस डेटा से पैसे निकाल सकते हैं, क्या पता हमारी कोई ATM कार्ड डिटेल्स पहुंच जाए, क्योंकि हम फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं तो क्या होता है, डिटेल्स भी हमारी सेव होती रहती है, ठीक है। कुछ लोग सेव कर लेते हैं, मान लो कि फेक वेब पेज है या फेक वेबसाइट है, वहां पे हमने अपने ID पासवर्ड डाल दिए, टिकट तो बुक हुई नहीं और हमारे पैसे भी कट गए और पता नहीं कहाँ चले गए। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ये मैं ऐसा एग्जांपल के साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रटोगे तो बिल्कुल एग्जाम में जाके भूल ही जाओगे, बिल्कुल समझ के ही लिखना है आपको, और जो समझ के जाएगा वही पास होता है, ठीक है, अच्छे नंबरों से, क्योंकि रटा रटा है तो आप भूल जाएंगे और कुछ भी लिख के आएंगे। अब आते हैं सेक्शन 2 में, जो कि हमारा 3 नंबर का। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई, एक्स इज ए लिस्ट, वाई इज अ सीरीज, बोथ हैव वैल्यूज 40, 20, 40, 90 और 110, ठीक है। अब हमको बताना है कि आउटपुट क्या होगा और साथ में जस्टिफिकेशन देना है। तो प्रिंट x इंटू 2, यानी कि हमको x को क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। कितना हो जाएगा, 20 है, 40, 90, अब क्या होगा 110, 20, 40, 90, 110, क्या हो गया ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि वही चीज कितने बार आ गई, 2 बार आ गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसी सीरीज को 2 बार कर दिया या डबल कर दिया, ठीक है। जैसे कि लिस्ट में भी होता है या डिक्शनरी में भी होता है कि उसी चीज को वो क्या करता है, डबल बार रिपीट कर देगा। तो एक्स में क्या था 20, 40, 90, 20, और हमने S स्टार 2 लिखा तो उसी को 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। यही जस्टिफिकेशन में लिखा होगा, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट y, प्रिंट y स्टार 2, अब क्या कर रहा है, y स्टार 2 करना है, तो 0 1 2 3 और 40 80 120 इस तरीके का रिजल्ट आएगा। जस्टिफिकेशन क्या है, the second y represent a series where a series is multiplied by a value, so each element of the series is multiply that number। अब क्या हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है, जो y है वो वैल्यू कहलाता है, तो वो क्या हो रहा है, उस y से हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो हर एक जो हमारी सीरीज का नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से। तो 20 था तो 22 जा 40, और कितना था 42 था 42 जा 80,
और कौन सा था 90, 92 जब 180 और 110 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 220 आ जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट यू मीन बाय आइडेंटिटी थीफ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी यानी कि किसी की पहचान, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना क्या कहलाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी। तो इसके बारे में आप सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई थेफ्ट इज द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग द पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर पर्सन फॉर ए सोल पर्पस ऑफ एज्यूमिंग दैट पर्सन नेम एंड आइडेंटिटी टू मेक ट्रांजैक्शन और यूज इट, पोस्ट इनअप्रोप्रिएट रिमार्क, कमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, किसी की पर्सनल चीजें चुरा लेना और उस चीजों का यूज करके आप चोरी कर ली, उसकी इंफॉर्मेशन, आईडी कार्ड, क्या बोलते हैं उसका, एटीएम कार्ड नंबर और पासवर्ड चुरा लिया और उसके पैसे निकाल सकते हो, या फिर उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी चुरा के क्या कर सकते हो, पोस्ट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो फेसबुक पे। तो ये सब चीजें क्या कहलाता है, आइडेंटिटी थीफ। वह बंदा है ही नहीं और उसके जैसे काम आप कर रहे हो। किसी भी आपके फ्रेंड का आईडी पासवर्ड चुरा लिया और बढ़िया कमेंट कर रहे हो दूसरों के पोस्ट पे, आईडी पे कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, और दूसरों को क्या लगेगा कि वही कमेंट कर रहा है। ठीक है, आजकल बहुत चल रहा है ये सब। लोग पैसे मांगते हैं दूसरों की आईडी से, हेलो भाई बहुत मुसीबत में हूँ, 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दे। तो ये सब चीजें क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, तो यही है हमारे। तो नीचे वाले में आप इस तरीके का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ये कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब किसी और के ट्रांजैक्शन डिटेल या ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड डाल के किसी चीज के लिए पैसे मांगना या किसी कमेंट माइंड करना, ये सब चीजें किसमें आते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट में। तो इसको आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट एटिक्वेट्स, एक्सप्लेन इट टू सच एटिक्वेट्स। क्या होते हैं नेट एटिक्वेट्स? एटिक्वेट्स, नेट एटिक्वेट्स रिफर टू द प्रॉपर मैनर एंड बिहेवियर वी नीड टू एग्जिबिट व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। ठीक है, जो भी हम ऑनलाइन रहते हैं तो उस ऑनलाइन चीज़ों को इस्तेमाल करते समय हमें किस तरीके का मैनर या किस तरीके के बिहेवियर करना चाहिए, वो क्या कहलाता है, नेट एटिक्वेट्स। ठीक है, बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर कोई एटिक्वेट नहीं है, तो वो सब चीजें। तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, नो कॉपीराइट वायलेशन। मतलब कि यदि अपन ऑनलाइन है, कोई चीज बनाते हैं, मान लो कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी की चीजें चोरी करके नहीं डालना चाहिए, किसी की चीजों को खराब नहीं करना चाहिए, या किसी चीज के इस तरीके की चीजें हमको नहीं करना चाहिए जो कि परमिशेबल नहीं है, जिसका कोई क्या बोलते हैं, किसी ने हमको परमिशन ना दी हो, उसकी चीजों को हमको तोड़ मरोड़ के अपनी चीजों पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉपीराइट वायलेशन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी क्या कहलाता है, अवॉइड साइबर बुलिंग। ठीक है, साइबर बुलिंग नहीं करना चाहिए कि किसी नेता की बेइज्जती कर ली, या किसी फ्रेंड के बारे में बुरा लिख दिया, या किसी की वीडियो पोस्ट कर दी गंदी सी। ठीक है, कि कोई भी चीज डाल दी उसके बारे में, पोस्ट कर दिया कि हाय मेरा फ्रेंड या जैसा नाच रहा था, तो क्या हो सकता है, बेचारे को बुरा लग सकता है, या उस बुरेपन की वजह से क्या पता कुछ कर ले वो। तो ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग। किसी का मजाक नहीं उड़ाता ऑनलाइन। ठीक है, किसी को धमकी नहीं देना। पोस्टिंग द विक्टिम पर्सन, या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने उस पर डाल दी कि ये मेरे फ्रेंड का आईडी पासवर्ड है, और आपने क्या कर दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। तो इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गए। पहला तो कॉपीराइट वाला और दूसरा साइबर बुलिंग। ठीक है, मतलब पहली चीज तो चीजों, लोगों की चीजों को नहीं चुराना, और दूसरी चीज लोगों की बुराइयां नहीं करना, धमकी नहीं देना, उनकी पर्सनल चीजों को सार्वजनिक नहीं करना। ये सब चीजें क्या कहलाती है, टू एटिक्वेट्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट कोड टू प्लॉट इट। इस तरीके का ग्राफ है, तो उसको प्लॉट करने का एक ग्राफ हमको, सॉरी कोड लिखना है। तो ये हमारा पूरा कोड है। ठीक है, जब हम ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा A to Z साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। नेक्स्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। अब हमको क्या बताना है, एक बार ग्राफ दिया है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या बनाना है, एक बार ग्राफ। तो ये हो गया हमारे पास उसका कोड। ये भी हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल्स में, जहां हम इसमें जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको अलग से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। ईच क्लास में कितने स्टूडेंट है उसके लिए हमको बार ग्राफ बनाना है। तो इस तरीके का हमें कोड लिखना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अ रिलेशन ऑफ व्हीकल इज शोन। इस तरीके का एक रिलेशन बताया व्हीकल्स का। ठीक है, किस कंपनी की है, कितनी प्राइस है और कितनी क्वांटिटी है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए एसक्यूएल कमांड लिखना है।
डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। अब एवरेज प्राइस निकालनी है व्हीकल के टाइप के हिसाब से। क्या लिखेंगे? सिलेक्ट टाइप एवरेज प्राइस फ्रॉम व्हीकल ग्रुप बाय टाइप हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 20। तो ये लाइन लिखने पे इस तरीके का हमको वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि हमको टाइप लेके आना है और एवरेज लेके आना है, इसलिए हमने एवरेज फंक्शन में प्राइस ले ली। और फ्रॉम व्हीकल कौन सी टेबल से लाना है? व्हीकल से। ग्रुप बाय टाइप किसके हिसाब से जमाना है? ग्रुप के हिसाब से। हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 20, यहाँ लिखा है 20 से ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हमने क्या लिखा? हैविंग QTY ग्रेटर देन 20। तो 20 से ज्यादा जिसकी क्वांटिटी होगी वही वैल्यू हमारी डिस्प्ले होगी। काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। ठीक है, हमको काउंट करना है तो क्या लिखेंगे? सिलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट डिस्टिंक्ट टाइप। ठीक है, हर एक कंपनी के अलग अलग टाइप की जितनी भी कंपनी है उनको क्या करना है? काउंट करना है फ्रॉम व्हीकल और ग्रुप बाय कंपनी, और कंपनी के हिसाब से वह जमा देगा। डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल। तो अब टोटल निकालना है तो सिलेक्ट टाइप, टाइप आ जाएगा, और सम निकालना है। सम में क्या लिखेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी क्या करेंगे? हम सम कर देंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 4 लोग हैं और चार चीजों की हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी की प्राइस हमको मिल जाएगी फ्रॉम द व्हीकल ग्रुप बाय टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो कि है सेक्शन 3, जो कि आ रहा है पाइथन पांडास पे। तो हमको ये क्या दी हुई है? राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, एक डिक्शनरी दी हुई है, उसमें से हमको कुछ कुछ कमांड्स लिखनी है। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन इन द ऑन द डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट, ऐड बोथ द स्कोर्स ऑफ द बैट्समैन एंड असाइन टू द कॉलम टोटल। ठीक है, ये जो दोनों बैट्समैन है उनके स्कोर्स को करेक्ट करना है और क्या करना है? बोथ स्कोर को और टोटल में असाइन करना है कॉलम में। तो इस तरीके का ये कोड है, ये हम करेंगे। ठीक है, और डिस्प्ले द हाईएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर 1 स्कोर ऑफ द डेटा फ्रेम। इसमें से हाईएस्ट स्कोर भी निकालना। तीसरा, डिस्प्ले द डेटा फ्रेम। तो ये है इसका पूरा का पूरा कोड। ठीक है, ये टोटल निकालने का है और बाकी का कोड। ठीक है, तो इसी से हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जो कहता है राइट एसक्यूएल फंक्शन विच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। हमको कुछ फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसके लिए एसक्यूएल फंक्शन बताने। टू डिस्प्ले नेम एंड मंथ ऑफ करंट डेट। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डेट नाउ फंक्शन यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा नेम ऑफ मंथ ऑफ द करंट डेट। जो भी करंट डेट है उसका मंथ क्या है, तो लिखेंगे मंथ डेट, और उसके ब्रैकेट में लिखेंगे डेट नाउ। तो जो डेट है वो कौन से मंथ का वो पता चल जाएगा। रिमूव व्हाइट स्पेसेस। यदि हमको व्हाइट स्पेस हटाना रहता है दोनों तरफ की, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? ट्रिम फंक्शन। ठीक है, आर ट्रिम, एल ट्रिम और आर ट्रिम होता है। लेफ्ट से राइट की स्पेस हट जाती है, आर से राइट की स्पेस हट जाती है, और दोनों तरफ की स्पेस हटानी थी तो हम क्या यूज करते हैं? ट्रिम फंक्शन। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे फ्राइडे और संडे फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ। सेम है। ठीक है, जैसे मंथ नेम निकाला तो वैसे डे नेम के अंदर डेट दे देंगे या डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा डे कौन सा था। अब टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम फ्रॉम योर होल नेम। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका पूरा नाम है उसमें से फर्स्ट नेम की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। तो क्या लिखेंगे? इन एसटीआर। इन एसटीआर में यहाँ अपना नेम लिखेंगे और एफ नेम में आपका फुल नेम दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि आपका नाम कौन से नंबर से चालू हो रहा है। नेक्स्ट, कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू नंबर। ठीक है, हमको रिमाइंडर निकालना है तो क्या लिखेंगे? मॉड फंक्शन, यानी कि मॉड्यूलस। यहाँ पे दो नंबर को डिवाइड करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2, उसका रिमाइंडर कितना आएगा तो हमें उसको किससे पता चल जाएगा? मॉड से। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 39। सेम एक तरीके का डेटा लिख रखा है, तो हमको क्या करना है? कंसीडर अ टेबल ऑफ सेल्समैन दी हुई है। अब ये हमको कुछ क्या दिए हुए हैं? एसक्यूएल फंक्शन, और इनका हमको क्या निकालना है? सॉरी, कमांड लिखना है इनके लिए, तो इसको भी हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल में। तो होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपनी आईडी कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं आपको यह पीडीएफ भेज सकूं। साथ में मैं चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ कमेंट लिखें कि आपको कौन से क्वेश्चन डिटेल में समझना है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में समझाया है बहुत से क्वेश्चनों को। तो वैसे तो मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा अलग से एक एक वीडियो में लेके, और जब अपन इनकी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये पूरे एग्जांपल्स साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।